नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि एमएलए का भाषण सुनकर ली मैन हो का खून खौल जाता है। अब आगे, जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। येसियोल के जूरी ट्रायल के लिए जूरी सिलेक्शन शुरू हो जाता है। एक वीडियो के जरिए सारे जूरर कैंडिडेट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाने लगते हैं। अपनी क्लमजी का आज का इंटर्नशिप खत्म हो जाता है और वो जूरी सिलेक्शन रूम की तरफ आते हुए अपने एरोगेंट बाबा से बातें कर रही होती है, जिसमें पता चलता है कि एमएलए की चाल काम कर गई है और मीडिया का ध्यान योंगचन के केस से हट गया है। सिक्योरिटी गार्ड सोले को अंदर नहीं जाने देता क्योंकि जूरी सिलेक्शन सिर्फ वही लोग अटेंड कर सकते हैं जो केस से रिलेटेड हो। तभी अपना एरोगेंट बाबा और लॉलीपॉप गाय भी वहाँ टपक जाते हैं। अपनी क्लमजी केस को लेकर बहुत परेशान होती है, कॉज भले ही अपना यंगक्रेट्स विनर पर्सनालिटी है, बट ये उनका पहला जूरी ट्रायल है। ऊपर से उनकी विरोधी प्रोसिक्यूटर बे तो क्वीन ऑफ जूरी ट्रायल द इनविंसिबल है। वो बोलती है, आई जस्ट होप कि सिर्फ वही जूरर सेलेक्ट हो जो येसियोल के फेवर में फैसला ले। येबम बोलता है, आई जस्ट होप कि प्रोफेसर यांग हमारे सिलेक्शन का यूज करे जो हमने बहुत एनालिसिस करने के बाद किया था। दरअसल उस शाम ये लोग जूरर कैंडिडेट्स के फिल्ड अप फॉर्म में दिए उनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबको कैटेगरीज में सेपरेट कर रहे थे कि कौन येसियोल के फेवर में फैसला ले सकता है और कौन उसके अगेंस्ट में। जैसे कि उन कैंडिडेट्स में एक 50 साल का सिविल सर्वेंट था जिसका एक 28 साल का बेटा था जो जॉब की तलाश में भटक रहा था। क्योंकि उसके बेटे की एज योंगचन के एज के लगभग ही है, इसलिए चांसेस है कि वो आदमी योंगचन को अपने बेटे से रिलेट करके येसियोल के अगेंस्ट फैसला दे, इसलिए ये रिजेक्ट। बट उसकी 26 साल की एक बेटी भी है जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है, और क्योंकि पिता का झुकाव बेटे से ज्यादा बेटी की तरफ होता है तो चांसेस है कि येसियोल से अपनी बेटी को रिलेट करके वो येसियोल के फेवर में फैसला दे, इसलिए ये सिलेक्टेड। इसी तरह एक एक कैंडिडेट के दिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन लोगों ने सबको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया था। येबम अपने एरोगेंट बाबा को अंदर चलकर जूरी सिलेक्शन देखने की बात करता है क्योंकि ये लोग प्रोसिक्यूटर जिनके साथ यहाँ आए हैं जो इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से इन्वॉल्व है, इसलिए इन्हें अंदर जाने से गार्ड्स नहीं रोकेंगे। ये देखकर कि ये दोनों अंदर जा सकते हैं पर अपनी क्लमजी नहीं, उसे बहुत बुरा लगता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाओ। तभी हानजुन येबम से बोलता है, तुम ही अंदर जाओ, मैंने नहीं जाना, और क्लमजी से येसियोल के बारे में पूछता है। क्लमजी बोलती है, वो आ गई है, मैं उसी के पास जा रही हूँ, और जाने लगती है। अपना एरोगेंट बाबा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है पर क्लमजी उसे रोक देती है। ओए टू टाइमर, यहीं रुको, अगर येसियोल के साथ दिख गए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। येबम बोलता है, मैं तो चल सकता हूँ ना। क्लमजी बोलती है, तुम तो उस जिन के पास ही रहो, और जाने लगती है। येबम भी बड़बड़ाते हुए उसके पीछे हो लेता है। कम ऑन यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे कौन सा उस जिन के पास रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर जाना ही चाहता था, वो तो बस सुनो तो। येसियोल चुपचाप परेशान बैठी होती है जिसे देखकर बुग्गी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं खुद ले लूंगी, बोलकर येसियोल कॉफी लेने के लिए जाने लगती है। तभी सीरियस गाय जीहू वहाँ आता है। बुग्गी की नजर येसियोल के हिल्स पर पड़ती है जो देखकर वो बोलता है, उसे यहाँ हिल्स पहनकर नहीं आना चाहिए था ना। इस पर जीहू बोलता है, खैर मनाओ कि लिपस्टिक और मस्करा नहीं लगाया। वैसे तुमने सोले को देखा? तभी सोले येबम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। जीहू उसे बैट फार्मा से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता था, पर तभी प्रोफेसर किम वहाँ आ जाती है जो येसियोल को ढूंढ रही थी। ये लोग इशारा से बताते हैं कि येसियोल उधर है। उधर सोले की माँ एक बूढ़े आदमी से उनकी उम्र पूछती है। वो बताते हैं 74 ईयर्स। ये सुनकर माँ की नौटंकी शुरू। अरे बाप रे, 70 साल से ऊपर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए दिन भर यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी हैरानी से बोलता है, क्या
पूरा दिन बैठना पड़ेगा? हाँ, पूरा दिन। ये सुनकर वो सिलेक्शन से पहले ही बैकआउट ले लेते हैं और माँ के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है। उनकी ये सब नौटंकी अपने यंग क्रिट्स प्रोसिक्यूटर जिन और प्रोसिक्यूटर बे भी नोटिस कर रहे होते हैं। एक्चुअली सोले ने उनसे कहा था कि अगर सेलेक्ट होना है तो अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने होंगे, इसलिए ये लोगों को बैकआउट करवाने में लगी है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा। तभी प्रोफेसर यांग को अपनी क्लमजी का मैसेज आता है, मेक श्योर कि कैंडिडेट नंबर 37 सेलेक्ट हो जाए। तभी प्रोसिक्यूटर जिन के पास सारे जूरी कैंडिडेट्स के इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं जो वो पढ़ने लगते हैं, पर प्रोसिक्यूटर जे उन्हें ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि इन्होंने अपने क्रश और हमारे स्वैगर यांग क्रेट से वादा किया है कि वो ईमानदारी से लड़ेगी, नो बेमानी। अजीब जानवर है। जूरी सिलेक्शन पूरा हो जाता है और माँ का मुंह उतर जाता है, क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हो पाई। पर फिर भी इन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, कॉज सोले ने कहा था कि अगर पहली बार सेलेक्ट ना भी हुई तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी चांसेस हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर के रिकमेंडेशन अभी बाकी है। प्रोसिक्यूटर बे सारे सिलेक्टेड जूरर से सवाल करने लगती है और उनके जवाब के अकॉर्डिंग वो भी उन सबको कैटेगराइज करने लगती है, जैसे कि हमारे धुरंधरों ने किया था। वो उन सब लोगों के नाम के आगे क्रॉस लगाने लगती है जो योंगचन के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। पूछताछ के दौरान एक ऐसा आदमी भी मिलता है जो कानून की जानकारी रखता है। जब अपने धुरंधर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तब अपने एरोगेंट बाबा ने बताया था कि वो आदमी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, कॉज जूरी ट्रायल में साधारण लोग के साथ साथ कानूनी लोग कानून की जानकारी रखने वाले लोगों का होना भी जरूरी है, वरना आपको तो पता ही है कि हम आम लोग कितने भोले भाले, इमोशनल और सिंपल माइंडेड होते हैं। कोई भी आकर हमारे सामने रोना धोना कर दे तो हमें उसे हमदर्दी होने लग जाती है। दैट्स वाई कानूनी लोगों का होना भी जरूरी है जो इमोशनली मैनिपुलेट ना होकर सही गलत देखें। एनीवेज, प्रोसिक्यूटर बे को उस कानूनी आदमी के जवाब से कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो उसे अप्रूव कर देती है। उसके बाद डिफेंस काउंसिल के सवाल करने की बारी आती है, पर अपने यंग क्रेट्स कोई भी सवाल करने से मना कर देते हैं। फिर दोनों पार्टी के रिकमेंडेशंस जज के पास पेश होते हैं। इन पेपर्स में वो लोग हैं जिन्हें अप्रूवल नहीं मिला है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए हुए पेपर में 3 लोगों को डिसअप्रूवल मिला होता है, पर जब जज डिफेंस काउंसिल का पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता, बिल्कुल खाली। ये देखकर जज हैरानी से अपने यंग क्रेट्स को देखने लगते हैं, जिस पर वो सिर्फ उन्हें ग्रीट कर देते हैं। फिर क्या था, जज प्रोसिक्यूशन के द्वारा तीनों डिसअप्रूव्ड लोगों को हटा देते हैं और उनके बदले 3 और लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें सोले की माँ भी होती है। वो खुशी से लंगड़ाते हुए जूरर्स के सीट पर जाने लगती है। जज बोलते हैं, कैंडिडेट नंबर 37, आपके पैरों में तो चोट लगी है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? माँ बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और खुशी से अपने सीट पर बैठ जाती है। फिर प्रोसिक्यूटर जिन आकर उन तीनों से सवाल करते हैं, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया और मैंने उससे ब्रेकअप करना चाहा, पर वो नहीं मानी और मुझे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया, तो क्या मुझे उसे कड़ी सजा दिलवानी चाहिए या फिर आसान सजा की रिक्वेस्ट करनी चाहिए? माँ के बगल वाला बोलता है, आप दोनों प्यार में थे, इसलिए आपको उसकी सजा आसान करवानी चाहिए। तभी माँ उसे बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? फिर प्रोसिक्यूटर जिन से पूछती है, वैसे आप इस तरह की लड़की के चक्कर में पड़ कैसे गए? ये सुनकर प्रोसिक्यूटर जिन हंसने लगते हैं। माँ बोलती है, परेशान ना हो, आपको उसे कड़ी सजा दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, कानून उसे उसके किए की बिल्कुल सही सजा देगा। सही कहा कि नहीं मैंने, बताइए आप लोग? उनके पीछे वाली लेडी बोलती है, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी इंसान को उस तरह की लड़की के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। इसी तरह कुछ और लोग भी उनसे अपनी सहमति जताते हुए अपने अपने ओपिनियन देने लगे। एंड दैट्स हाउ ये जूरी ऑलरेडी योंगचन के फेवर में आ गई है। अब बताइए, उस वक्त जो मैंने हम आम इंसानों के बारे में कहा था वो गलत है? इसलिए जूरी में कुछ कानून के जानकार लोगों का होना बहुत जरूरी है। एनीवेज, प्रोसिक्यूटर जिन के सवाल के बाद जज फिर से अपने यांग क्रेट से पूछते हैं, डिफेंस काउंसिल, आपको कोई सवाल करना है? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, नहीं योर ऑनर, और आगे भी मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अपनी ये सियोल बहुत परेशान होती है और प्रोफेसर किम उसे हौसला दे रही होती है, तुम्हारा ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है, तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए खुद को संभाले रखना। ये सियोल कोई जवाब नहीं देती। प्रोफेसर किम बोलती है, योंगचन की वो हालत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, उल्टा उसकी वजह से तुम्हें खुद को रेप के लिए एग्जामिन करवाना पड़ा, बस इतना याद रखना। दूसरी तरफ सूटो सोंगजे और उसकी वाइफ अपने यांग क्रेट से बातें कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जिन ने सोंगजे को ये ऑफर दिया है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो प्रोसिक्यूटर जिन उसे जेल जाने से बचा लेंगे।
साथ ही ये भी पता चलता है कि सुइटू की वाइफ जुयोंग ने ही येसियोल को एग्जामिन किया है, वो भी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर, और ऊपर से आज ये उसकी विटनेस बनकर भी यहाँ आई है। वो बोलती है, विटनेस के तौर पर मेरा यहाँ आना आसान नहीं था, मेरा तो पता नहीं, पर एटलीस्ट सॉन्जे तो ठीक रहे। इसलिए अगर मेरे पति के बयान के बिना आपका काम चल सकता है तो मैं चाहती हूँ कि ये कटघरे में खड़ा ना हो। ये सुनकर सॉन्जे उसे टोकता है, पर वो उसकी नहीं सुनती। मैं चाहती हूँ कि ये अपना मुंह बंद रखे ताकि जेल जाने से बच पाए। सॉन्जे बोलता है, प्रोफेसर प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बस परेशान है इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैंने सुना है तुम एक सर्टिफाइड डिजिटल एग्जामिनर हो। सॉन्जे हाँ में जवाब देता है। इस पर वो उसे अपना मोबाइल फोन देते हुए बोलते हैं, हियरिंग खत्म होने तक पता लगा सकते हो कि क्लाइंट ने इस वीडियो को किस समय देखा था। इतना कहकर वो जाने लगते हैं। जुयोंग उन्हें आवाज देते हुए उनके पीछे जाने लगती है, पर सॉन्जे उसे रोक लेता है। उसके बाद येसियोल का जूरी ट्रायल शुरू। जज सारे जूरर्स को कानूनी लैंग्वेज में समझाने लगते हैं कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक कोई भी अपराधी नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी इमोशंस में ना बहकर सिर्फ सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना है। पर उनकी कानूनी भाषा किसी को भी कुछ खास समझ नहीं आ रही होती, और ये बात अपने यंग रेड्स नोटिस कर लेते हैं। येसियोल के जूरी ट्रायल को देखने आई भीड़ में सिर्फ योंगचेन के वकीलों का जमावड़ा, प्रोफेसर किम, एरोगेंट बाबा, हेडबैंड बॉय, लॉलीपॉप गाय, अपनी क्लमजी, सीरियस गर्ल और कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, क्योंकि आज सारी भीड़ बैड फार्मा जूरी ट्रायल में इकट्ठी हुई है, जिसमें मीडिया, एमएलए और वकील पाक भी शामिल हैं। बैड फार्मा जूरी ट्रायल भी शुरू हो जाता है, जिसके जूरर्स में से एक अपने मिस्टर डोंग भी है। इन्होंने बैड फार्मा केस के जूरर्स के लिए ही अप्लाई किया था। एनीवेज, येसियोल के जूरी ट्रायल में प्रोसिक्यूटर बे अपनी दलील शुरू करती है। डिफेंडेंट येसियोल विक्टिम यानी कि योंगचेन को 3 साल से डेट कर रही थी। दोनों लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, पर सिर्फ डिफेंडेंट ही एक्सेप्ट हुई और विक्टिम योंगचेन नहीं हो पाया। एडमिशन हो जाने के बाद पढ़ाई के लोड की वजह से डिफेंडेंट येसियोल को विक्टिम योंगचेन से मिलने का बहुत कम समय मिलने लगा। इसलिए डिफेंडेंट ने अपने स्टडी ग्रुप के एक लड़के से अपना चक्कर चला लिया। ये सुनकर माँ बोलती है, इसका मतलब वो 2 टाइमिंग कर रही थी। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर बे मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और अपनी माँ की नासमझी पर सोले अपना सिर झुका लेती है। प्रोसिक्यूटर बे आगे बोलती है, जब विक्टिम योंगचेन को उस 2 टाइमिंग के बारे में पता चला तो उसने 5 दिसंबर 2020 की रात लगभग 9 बजे के आसपास हांगकुक लॉ स्कूल बिल्डिंग के पीछे वाली एरिया में डिफेंडेंट येसियोल से ब्रेकअप की बात कही, पर डिफेंडेंट ने ब्रेकअप करने से मना कर दिया। विक्टिम योंगचेन जो उस वक्त नशे में था और ब्रेकअप करना चाहता था, उसने डिफेंडेंट येसियोल को गंदा कहा और दोनों के बीच की एक वीडियो डिलीट करनी चाहिए। इस पर डिफेंडेंट येसियोल ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। विक्टिम जमीन पर जा गिरा और उसका सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया। उनकी बात सुनकर माँ बोल पड़ती है, अरे बाप रे, ये तो तभी अपने एरोगेंट बाबा की भी नजर उन पर पड़ती है। प्रोसिक्यूटर बे आगे बोलती है, जाहिर है कि डिफेंडेंट येसियोल ने पहले से ही विक्टिम को चोट पहुंचाने का प्लान नहीं किया होगा। अगर लॉ स्कूल के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की वजह से दोनों अलग नहीं हुए होते तो अब तक तो शायद शादी भी कर चुके होते। दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट का वीडियो बनाया था ताकि अपने उस पल को हमेशा के लिए संभाल कर रख सके। अपने यांग क्रेड्स पजल के पीस को घुमाते हुए प्रोसिक्यूटर बे की सारी बकवास सुन रहे होते हैं। अब प्रोसिक्यूटर बे जूरर्स को योंगचेन के जख्मी फोटोज दिखाती है और बोलती है, सिर में लगे चोट की वजह से विक्टिम लगभग मर ही चुका था। बहुत मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आ पाया है, पर वो पैरालाइज हो गया। सभी जूरर्स को योंगचेन की हालत देखकर उसे हमदर्दी होने लगती है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, इसलिए क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 258 के तहत हमने डिफेंडेंट येसियोल पर ग्रेवियस बॉडीली हार्म का आरोप लगाया है। तभी अपने यांग क्रेड्स टेबल पर अपना हाथ पटकते हैं। इन्होंने जो कहा वो येसियोल पर लगा आरोप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ है। अब वो खड़े होकर अपना स्वैग शुरू करते हैं। अगर ये कहानी इतनी मजेदार होती कि मुझे हंसी आ जाती तो मैं तो इसे नॉवेल कहता, लेकिन ये बहुत ही घटिया है। तभी जज उन्हें वार्निंग देते हैं क्योंकि कोर्ट में इस तरह से बात नहीं कर सकते। अपने यांग क्रेड्स उनकी वार्निंग को एक्सेप्ट करते हैं और जूरर्स के पास जाकर बोलते हैं, इस ट्रायल में आने से पहले मेरी कलीग ने मुझे बहुत ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी नज़रों में अच्छा बनना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर मैं आप सभी को पसंद नहीं आया तो मेरी क्लाइंट को भुगतना पड़ेगा। क्या ये सच है? ये सुनकर सारे जूरर्स मुस्कुराने लगते हैं और एक जूरर मुस्कुराते हुए ना में जवाब देती है,
पर इससे पहले कि वो कुछ और बोले, सबकी बात काटकर अपनी सुनाने वाले अपने स्वैगर यांक्रेट्स उन्हें भी चुप करा देते हैं और बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के जस्ट सामने ही बैठा था, मुझे आप लोगों का कंफ्यूजन दिख गया जब जज आप लोगों को समझा रहे थे। फिर लेक्चर देने की आदत से मजबूर अपने प्रोफेसर यांक्रेट्स जूरर को भी समझाने लगते हैं। जज साहब की बातों को आसान शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है। मैं आपको न्यूज में आए लॉ स्कूल मर्डर केस के डिफेंडेंट के तौर पर याद होऊंगा। ये सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, बावजूद उसके मैंने जुडिशरी से इस केस का वकील बनने की रिक्वेस्ट की और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के मेरी रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि अभी तक मैं गुनहगार साबित नहीं हुआ हूँ। ये चीज ये दिखाता है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी डिफेंडेंट गुनहगार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो गुनाह साबित होने से पहले कोई भी इंसान गुनहगार नहीं होता, इसलिए उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपके परिवार का कोई या फिर कोई दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो जाए तो क्या आप आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे कि डिफेंडेंट ने ही उसे चोट पहुंचाई है जस्ट बिकॉज उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट की जिंदगी का भी सवाल है। इसलिए आपको अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड रखकर सिर्फ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एक फेयर जजमेंट देना है। अच्छा, बोले ऐसा होता है? अगर आप लोग अपना सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई जूरर नहीं होता जो डिफेंडेंट के लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज साबित हो। सिर्फ सबूत ही एक डिफेंडेंट के लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है। हमें सिर्फ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना होता है। इसलिए अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डेट अब्यूज से सफर कर रहा है तो प्लीज उससे कोई हमदर्दी मत जताइएगा। ये सुनकर सोले की माँ परेशान हो जाती है। अब प्रोफेसर यांग बोलते हैं, इस केस का सच ये है कि डिफेंडेंट ये सियोल एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। वो हादसा तब हुआ जब वो विक्टिम योंग चन को सेक्स वीडियो फैलाने से रोक रही थी। इसलिए क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 21 के तहत हम सेल्फ डिफेंस क्लेम करते हैं। इतना कहकर वो अपने सीट पर बैठ जाते हैं। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, क्या सच में ये उसका पहला जूरी ट्रायल है? प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, स्पेशल डिफेंस काउंसिल के तौर पर भी ये उसका पहली बार ही है। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और लॉलीपॉप गाय ये बम शिकायतें करने लगता है कि प्रोफेसर यांग ने इन सब की कड़ी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। सबने इतने मेहनत से सारे जूरर्स को एनालाइज किया था, पर प्रोफेसर यांग ने तो उसका यूज ही नहीं किया। फिर वह प्रोसिक्यूटर बे और प्रोसिक्यूटर जिनका मजाक बनाने लगता है कि कैसे प्रोफेसर यांग की बात सुनने के बाद दोनों का मुंह बन गया था। तभी प्रोसिक्यूटर जिन वहाँ टपक जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन फिर से उसे इग्नोर करते हैं और हांजुन को देखते हुए साथ में लंच करने को बोलते हैं। ये बम उनके साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, पर हांजुन मना कर देता है, ये बोलते हुए कि ब्रेक के बाद उसे बयान देना है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, इसके साथ बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं, और आगे चली जाती है। जिनके पीछे पीछे प्रोसिक्यूटर जिन भी जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक कॉल आता है और सामने वाले की बात सुनकर वो चौंक जाते हैं। उसी वक्त जीहू को भी एक मैसेज आता है और पता चलता है कि जीहू ने प्रोसिक्यूटर जिन पर जो केस किया था वो अप्रूव हो गया है, और यही बात फोन वाले ने प्रोसिक्यूटर जिन को कहा था, जो सुनकर वो चौंक गए। जीहू रिपोर्टर चॉय के पास जाता है उन्हें मनाने के लिए कि वो प्रोसिक्यूटर जिन के खिलाफ बयान दे दे, पर वो नहीं मान रहे होते। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं आपको एमएलए से रिलेटेड एक दमदार खबर दूं तो उधर एमएलए का आदमी उन्हें सभी लोगों का रिस्पांस दिखाते हुए बताता है कि इस बार सभी लोग ली मैन हो एक्ट वाले टाइम से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, जो सुनकर एमएलए खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लोगों की नजर में उनकी वैल्यू बढ़ गई और दूसरा कि योंग चन के केस से सबका ध्यान हट गया। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जिन पर ऊपर से ली मैन हो नजर रखे होता है। जब एमएलए वॉशरूम जाते हैं तो अकेला पाकर ली मैन हो उन्हें धर लेता है। वो उनका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से यांक्रेट्स की आवाज आती है, सिर्फ इतने से ये नहीं मरने वाला, और जोर से दबाओ। उधर लंच ब्रेक ओवर हो चुका है और सब प्रोफेसर यांग का इंतजार कर रहे हैं, और इधर प्रोफेसर यांग ली मैन हो को और उकसा रहे हैं, मार दो इसे, जान ले लो इसकी।